मेरा इंग्लिश का स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मेरे इंग्लिश में मार्क्स नहीं बढ़ रहे क्योंकि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलॉन्ग। मैं हूँ अदिति गुप्ता और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है इंग्लिश सेक्शन का, उसे अच्छा करें, ना सिर्फ प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। तो बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं एज अ वर्ड। रीडिंग मतलब क्या होता है, रीडिंग मतलब पढ़ने की हमें पढ़ने की कितनी समझ है किसी भी लैंग्वेज में, हम कैसे उस किसी चीज़ को जो लिखा हुआ है उसे पढ़ पाते हैं, उसे हम रीडिंग कहते हैं, करेक्ट। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है किसी भी चीज़ को, कोई हमें कोई चीज़ बोल रहा है, हम कुछ सुन रहे हैं, हम कुछ देखते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ को हम कैसे इंटरप्रेट कर पाते हैं, किसे उसे कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं, कितना उसे समझ पाते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, जब हमारे सामने एक पैसेज दिया हुआ है उसे हम कॉम्प्रिहेंड यानी उसमें जो लिखा हुआ है उसे हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसे बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करेक्ट। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे बैंकिंग एग्जाम्स में किस पैटर्न में आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हमारे प्रीलिम्स में इंग्लिश में, मेंस में आते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4। प्रीलिम्स में हमारे 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मेंस में हमारे 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के आते हैं, प्रीलिम्स में मैं बात करूँ तो 7 to 10 मार्क्स के बीच में ये रेंज करते हैं, ठीक है। किसी एग्जाम में 7 आ गए, क्लर्क के एग्जाम में 10 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब 7 to 10 के बीच में आरसीज हमारे रेंज करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बात करूँ मेंस में 3 से 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन भी होते हैं, किसी में 7-8 क्वेश्चन भी हो जाते हैं, वो मेंस में बहुत डिफरेंट पैटर्न में आते हैं। अब मैं बात करूँ इन जनरल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे अच्छी करनी है, करेक्ट। यही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमसे हो नहीं पाती। हम जितना भी पढ़ ले, किस तरह से भी पढ़ ले, हम स्किमिंग करते हैं, हम स्पीड रीडिंग करते हैं, हमसे हो नहीं पाती। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, कहाँ हम लैक कर रहे हैं। पहली बात तो ये है ना कि हमें स्पोकन इंग्लिश तो फिर भी हमारी अच्छी हो जाती है, हमारी रीडिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने आफ्टर स्कूल ग्रेजुएशन में कोई इतनी खास इंग्लिश पढ़नी नहीं होती, तो आफ्टर स्कूल हम जनरली रीडिंग हैबिट्स छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना तो हम कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ पाते। आप कितनी बार देखोगे ना, जब आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ रहे हो बट आप उसको दिमाग में सोच ही नहीं रहे, आप दिमाग कहीं और चल रहा है, और देखोगे आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपने उसको समझ के पढ़ा ही नहीं। ये बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट, कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि अच्छा मेरे को समझना भी तो था इसे। तो वो एक प्रॉब्लम होती है। उसे कैसे अच्छा करें, उससे अच्छा करने का बेस्ट तरीका यही है, रीडिंग करो। रीडिंग कैसे करनी है, न्यूज़पेपर्स मैं बोलती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपने नॉवेल्स वगैरह पढ़ो। ये तो बात होगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। अब आप बोलो कि रीडिंग जो है वो अच्छी कैसे करें, क्योंकि रीडिंग जो है हमारी वो हमसे अच्छी नहीं हो पा रही। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिंपल सा है कि हमने रीडिंग लास्ट कब की थी, हमने इंग्लिश में रीडिंग लास्ट की थी स्कूल में। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें पढ़ते रहते, ग्रेजुएशन में भी कोई खास हमारी रीडिंग आती नहीं अगर आप कॉमर्स या साइंस बैकग्राउंड से हो। हाँ, आर्ट्स वालों की फिर भी रहती है बट हमारे लिए नहीं रहती रीडिंग उतनी, करेक्ट। तो इंग्लिश की जो प्रॉपर रीडिंग प्रैक्टिस होती है वो आफ्टर स्कूल भी मैं बोलूँगी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड हमारी जनरली इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स छूट जाती है, करेक्ट। तो इसीलिए जब हम पढ़ते हैं ना तो कितनी बार आप नोटिस करोगे, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम उसे जब पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, उसे हम बिना समझे पढ़ रहे होते हैं, फिर हमें बीच में कहीं रियलाइज़ होता है अच्छा इसे समझना भी तो था। तो वही प्रॉब्लम है। उसे ठीक कैसे करें, उसे ठीक करने का तरीका ये है कि रीडिंग करना स्टार्ट करो। रीडिंग कहाँ से करें, सबसे पहले बैंक के एग्जाम्स के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना ज़रूरी है। आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो, आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, जो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। इन सब के आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन में कुछ बहुत डिफरेंट वे में लैंग्वेज दी हुई होती है, कुछ बहुत अच्छे तरीके लैंग्वेज दी हुई होती है जो एग्जाम्स में आती है, ठीक है। आपको अगर एडिटोरियल में पहले इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो पहले धीरे धीरे जिस भी टाइप की न्यूज़ में इंटरेस्ट है उससे पढ़ना स्टार्ट करो। इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, जिस भी न्यूज़ में इंटरेस्ट है उससे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। रीडिंग अच्छी करना स्टार्ट करो। आपको नॉवेल्स पसंद है, नॉवेल्स पढ़ो। आपको बुक्स पसंद है, व्लॉग्स पसंद है, कोई मतलब जो भी पसंद है वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। सेकेंड चीज़ अपनी रीडिंग अच्छी करने की होता है सुनने की। इससे क्या होगा, सुनने से रीडिंग से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी। कैसे? आप अगर कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो, आप अगर कोई पॉडकास्ट देख रहे हो जो इंग्लिश में है, जहाँ पे लोग इंग्लिश में बात करें, कैप्शन नहीं सिर्फ, जहाँ पे इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन हो रही है, अगर आप वो सब देखोगे ना तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी क्योंकि आप उनकी वर्ड सुनोगे, ठीक है। उसके बाद आप उसके कैप्शन ऑन कर लेना हिंदी में, तो आप जब उनको सुनोगे और देखोगे अच्छा हिंदी में इसका मीनिंग ये है, तो धीरे धीरे आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होती जाएगी।
नहीं है। तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों अच्छा करने का तरीका क्या है? न्यूज़पेपर रीडिंग करो प्लस कॉम्प्रिहेंशन के लिए पॉडकास्ट, या देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है। रील्स की जगह ना, रील्स और शॉर्ट्स में जो हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसकी जगह ये करो, आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। आप पॉडकास्ट देखोगे तो, आप वेब सीरीज़ देखोगे तो आधा घंटा दिया, उसमें आप एक तो एंटरटेन भी हो रहे हो, उसके साथ साथ आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी हो रही है। करेक्ट, ये हो गया रीडिंग कैसे अच्छी करनी है। अब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीलिम्स हो या मेंस, अटेम्प्ट करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कैसे? मैं प्रीलिम्स की बात करती हूँ। प्रीलिम्स में आपका एक पैसेज आया, कभी शॉर्ट पैसेज आते हैं, कभी लॉन्ग। और जो लोग सोचते हैं ना शॉर्ट पैसेज ईजी होता है, मैं एक बात क्लियर कर दूँ, शॉर्ट पैसेज ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, उसकी लैंग्वेज ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसमें दिया कम होता है, पूछा ज़्यादा जाता है, हमें इंटरप्रेट कर करके वो जो बोलते हैं ना इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादा आते हैं उसमें। जो लॉन्गर पैसेज होते हैं ना वो ज़्यादा इजी होते हैं, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी होती है और वो डायरेक्ट क्वेश्चन। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ कट करके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी कि मैं एक लाइव आरसी कैसे सॉल्व करती थी, ताकि आपको मैं बोल के समझाऊँगी तो शायद आपको इतना समझ ना आए जितना मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाऊँगी लाइव आरसी में, तो आपको समझ में आएगा। अब मैंने एक आरसी ले लिया, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं पढ़ूंगी कि इसमें देखो ये आरसी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन देखूंगी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ अफ्रीकन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल लाइवलीहुड। ठीक है, ये नोट कर लिया कि जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी लाइवलीहुड पर डिपेंडेंट उसके बारे में दिया होगा। मुझे यहाँ आना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बिगेस्ट थ्रेट टू अफ्रीकाज नेचुरल कैपिटल। ठीक है, नेचुरल कैपिटल के थ्रेट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड। ठीक है, इन्फरेंस बेस्ड है, ये 3 स्टेटमेंट है, इसमें इन्फर हो रही है कि नहीं। मैं रीडिंग मार लूंगी फटाफट। सस्टेनेबली फीडिंग अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज सोल फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग मोर फूड टू फीड अ लार्जर पॉपुलेशन। मतलब है हाँ कि अगर मैं सस्टेनेबली फीड करना चाहती हूँ अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को, अफ्रीका की बात कर रहे हैं, शायद अफ्रीका के बारे में, तो फुटप्रिंट ऑफ फार्मिंग हैज बीन ग्रोइंग अक्रॉस अफ्रीका। हाँ, तो जब मैं अपनी पॉपुलेशन को ग्रोइंग पॉपुलेशन को सस्टेनेबली फीड करना चाहती हूँ तो उसका इन लोगों का सोल फोकस ये है कि अपनी ग्रोइंग पॉपुलेशन को फीड करना है, उसके लिए इन्हें ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना होगा, ऐसा कुछ इसमें कहना चाह रहे हैं। अच्छे से तभी समझ आएगा जब हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन हम ओवरऑल आइडिया ले लेंगे। ठीक है, अफ्रीका इज इन डिलेमा ऑफ ईदर फोकसिंग ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल एंड द प्लानेट और एनरिचिंग अफ्रीका विदाउट अफेक्टिंग नेचर। अफ्रीका इन डिलेमा ऑफ ईदर फोकसिंग ऑन, हाँ देखो इसका मतलब क्या है कि अफ्रीका एक डिलेमा में, डिलेमा मतलब क्या होता है कि वो ना कंफ्यूजन में है कि वो या तो अपने लोगों के कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करे, अपने जो देश के लोग हैं उनके बीच में, या फिर जो दुनिया है, प्लानेट है, उसको बचाए विदाउट अफेक्टिंग नेचर। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिफाइंग फूड प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू एड्रेस अफ्रीकाज फूड इनसिक्योरिटी इफेक्टिवली। मतलब कि अगर हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा दें, इंटेंसिफाई कर दें, तो अफ्रीका की जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये दिया हुआ है। इन अफ्रीकन इकोनॉमी द इंक्रीज रेजिलियंस ऑन फूड इम्पोर्ट्स इज कंट्रीब्यूटिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कि जब हम अफ्रीका में फूड इम्पोर्ट को रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं तो उससे उनकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसके बारे में जब आएगा हमें तब पढ़ना है। ठीक है, तो जहाँ पे इम्पोर्ट्स के बारे में दिया होगा अफ्रीका के, तब हम इस पे आएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका एज पर द अबव पैसेज। ओके, तो अफ्रीका के बारे में पैसेज में से दिए में से इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, नेचुरल कैपिटल प्रोवाइड्स अप टू 70% ऑफ टोटल वेल्थ इन अफ्रीकन कंट्रीज। कि अफ्रीकन कंट्रीज में 70% वेल्थ इससे आती है। अफ्रीका इज नेट फूड एक्सपोर्टर दैट ब्रिंग्स 10 to 15 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोर देन दोज एक्सपोर्टेड। यानी कि वो ऐसा, इसका जो अफ्रीका है उसमें ज़्यादा इंपोर्ट है कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ऐसा कुछ बोला गया है। इज अ नेट फूड एक्सपोर्टर दैट ब्रिंग्स 10 to 15 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मोर देन दोज एक्सपोर्टेड। ठीक है, लैंडस्केप बेस्ड अप्रोचेज आर the only way to successfully increase agriculture production while preserving the nature and mitigating climate change। मतलब कि इस तरीके से अगर ये लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ही ये लोग नेचर को बचा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को दूर कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क्स आर एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अच्छा, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है? अगर ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज़्यादा लैंड लाते हैं तो क्या क्या रिस्क बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, देखो मैंने कहा था ना ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, इन्हें हमेशा देख लो। ठीक है, कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेसिंग। ठीक है, प्रेसिंग का मतलब हम लोग जो समझते हैं यहाँ क्या दिया उसमें फ़र्क हो सकता है। प्रेसिंग का मतलब हम क्या समझेंगे? किसी भी प्रेस करना किसी चीज़ को, उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ क्या दिया है? हेल्थ। यहाँ देखो, यहाँ दिया है देखो यहाँ पे 2 वर्ड हाईलाइट किए गए, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। हेल्दी एंड नेचुरल डाइट्स फॉर ऑल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस अफ्रीका फेसेस। मतलब कि healthy and natural diets is one of the most pressing challenges Africa faces. Currently, Africa is not a net food importer, bringing in
Currently, Africa is a net food importer, bringing in 10 to 15 million worth of agriculture products more than those exported. देखो अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, मुझे यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए. कैसे कि हेल्दी एंड न्यूट्रिशन डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस इन अफ्रीका. प्रेसिंग चैलेंज मतलब कि बहुत बड़ा चैलेंज है अफ्रीका के लिए. ठीक है, तो इसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा? ऑब्टेनेबल चैलेंज. ऑब्टेनेबल मतलब कि अचीवेबल है. यहाँ तो लिखा है कि इशू है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ऑब्टेनेबल नहीं है. ठीक है, डिप्लोमेटिक तो कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे. सोलम का भी यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है. इम्परेटिव का मतलब होता है कि बहुत बड़ा इशू है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. यहाँ पे भी दिया है, देखो यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस अफ्रीका, मतलब कि अभी सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो इन्हें सॉल्व करना है वो यही है. तो इम्परेटिव हो सकता है, इसे मैं मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दूंगी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड एरेबल. देखो ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, पहले तो पढ़ोगे तो समझ जाएगा वर्ड क्या है, कि मैंने आज तक नहीं सुना है. ठीक है, बट कितनी बार आरसी जो होता है ना, उसमें जब आप पढ़ते हो ना लाइंस, तो कितनी बार उस वर्ड का मीनिंग आपको समझ आ जाता है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं. इनकरेजिंग अफ्रीका इज एस्टिमेटेड टू बी होम. इनकरेजिंगली अफ्रीका इज एस्टिमेटेड टू बी होम टू 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रिमेनिंग एरेबल लैंड, बट एक्सपैंडिंग इट इनटू इट क्रिएट्स मेनी एडिशनल रिमेनिंग एरेबल लैंड. बट एक्सपैंडिंग इट क्रिएट्स मतलब कि अफ्रीका में 60% लैंड जो है वो, मेरे हिसाब से इनका कहने का मतलब है कि वहाँ पे अभी भी खेती बाड़ी हो सकती है, वहाँ पे कल्टिवेशन हो सकता है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं. ठीक है, एक बार यहाँ देख लेते हैं. ठीक है, देखो अपोजिट ढूंढना है. कल्टिवेबल लग रहा है तो अपोजिट कल्टिवेबल नहीं हो सकता. पैलेट का मीनिंग नहीं पता हमें अभी. फैंसी तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया. अनप्रोडक्टिव हो सकता है क्योंकि हम बात करें शायद कि प्रोडक्टिव लैंड है, तो मेरे हिसाब से अनप्रोडक्टिव होना चाहिए. एक बार मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट करके छोड़ देती. ठीक है, उसके बाद मैं आती इसके, चलो यहाँ तक ही था ये पैराग्राफ. मैंने कहा 6 to 7 क्वेश्चन होते हैं. देखो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन थे. ठीक है, अब इस पे आए मैं फटाफट. अब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करूंगी. कैसे पढ़ते हैं पैराग्राफ, जो आपका सबसे बड़ा कंसर्न रहता है. तो फुटप्रिंट ऑफ फार्मिंग हैज बीन ग्रोइंग अक्रॉस अफ्रीका, ब्रिंगिंग द कॉन्टिनेंट टू क्रॉस रोड्स. द फर्स्ट road leads us towards conflict between people and planet, while second puts us on the path of enriching Africa without improving nature. देखो यहाँ पे एक ये लाइन आपने देखी, यहाँ हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था इन्फ्लुएंस बेस्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें सेम चीज दी हुई थी. देखो ये रहा, Africa is in dilemma of either focusing on conflicts between people and the planet or enriching without affecting nature. ठीक है, तो ये तो ट्रू हो गया, ये सेम चीज यहाँ दी है. The first road leads us towards conflict between people and planet. देखो इसमें दिया है कि अफ्रीका के जो रोड्स है ना, मैं देखो तुम्हें पढ़ के बता रही तो इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है. The footprints of farming has been growing across Africa, bringing the continent to a crossroad. Crossroad मतलब होता है एक डिलेमा में, एक होता है ना कि इधर खाई उधर कुआ वाली जो सिचुएशन होती है ना, वैसा लिखा है. क्रॉस रोड मतलब वो होता है. तो क्या अफ्रीका ऐसी कैसे क्रॉस रोड फेस करे? पहली तो ये है कि पहली रोड जो है वो लीड करती है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड द प्लानट, कि लोगों और प्लानट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है कि लोगों अपने देश के लोगों की हेल्प करे या फिर प्लानट को बचाए. वाइल सेकंड पुट्स अस ऑन द पाथ ऑफ एनरिचिंग अफ्रीका विदाउट इम्पॉवरिशिंग नेचर. सेकंड ये है कि हम अफ्रीका को भी इनरिच कर सके, वहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके, बट नेचर को भी अफेक्ट ना करें. तो ये यहाँ पे सही है. हम देख लेंगे कि यहाँ क्या पूछा है कि कैन नॉट बी इन्फर्ड, तो टू तो हम इन्फर कर सकते हैं. यहाँ की यहाँ पे जहाँ पे टू दिया होगा वो गलत हो गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 करेक्ट है. तो हमारे पास 1 और 3 बचा, यानी कि 3 तो गलत है ही क्योंकि दोनों में 3 है. हमें बस ये चेक करना है 1 सही है कि नहीं. ठीक है, सस्टेनेबली फीडिंग अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज सोल फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग मोर फूड्स टू अ पार्ट. ठीक है, हम ये याद रखेंगे. ठीक है, अब इसमें आते हैं. This path needs us to reset our relationship with nature or to rethink, refresh and reimagine agriculture in Africa. The continent is where crops and conservations meet. ठीक है, where farmers herding cattle walk on the same trail as used by lions. मतलब कि अफ्रीका में जहाँ पे फार्मर्स अपने गाय मतलब जो भी कैटल्स हैं उनको चराते हैं, वही जगह होती है जहाँ लायंस वगैरह जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी होते हैं. ठीक है, नेचर एंड फूड आर बोथ सेंट्रल टू अफ्रीकाज फ्यूचर. ठीक है, natural capital provides up to 50% of total wealth in African countries and up to 70% of the African population is dependent on the nature of livelihoods. ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. क्वेश्चन क्या था? व्हाट पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द लाइवलीहुड्स. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है. नेचर ये हम 50% बहुत लोग करके आ जाते हैं. आंसर क्या है 70. क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया अफ्रीकन पॉपुलेशन कितनी डिपेंडेंट, तो 70% ऑफ द अफ्रीकन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट. ये हो गया इसका आंसर. ठीक है, ये करेक्ट आंसर हमने मार्क कर दिया. ठीक है, अब आगे आते हैं. अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ऑलरेडी द बिगेस्ट थ्रेट टू अफ्रीकाज नेचुरल कैपिटल, बट दैट इज नॉट क्लियर नीड टू इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी एज 2 out of 3 वर्ल्ड्स एक्यूटली फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन इज इन अफ्रीका. मतलब कि ये थ्रेट है अफ्रीका पे, और वर्ल्ड की जो 3 एक्यूटली इनसिक्योर पॉपुलेशन है, मतलब जहाँ पे फूड की कमी है, उसमें से 2 पॉपुलेशन तो अफ्रीका में आती है. समझ रहे हो अफ्रीका में कितनी ज़्यादा फूड की प्रॉब्लम है. तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर हो गया कि बिगेस्ट थ्रेट टू अफ्रीकाज नेचुरल कैपिटल क्या है?
अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, करेक्ट, ये हो गया। अब आगे आते हैं, ठीक है, अब पढ़ते हैं। देखो मैंने इतनी सी देर में 2 पैराग्राफ पढ़ लिए। Encouragingly, Africa is estimated to be home to 60% of world's most remaining arable land, but expanding it into creates more threats to the nature. मतलब कि वहाँ पे cultivable land तो बहुत है, लेकिन उसको अगर cultivate करेंगे तो nature को threat हो जाएगा. As a global and regional populations grow, this land will be at forefront of tension between balancing short-term food production and long-term investment in natural capital. मतलब कि जैसे जैसे यहाँ पे population growth होगी, जैसे जैसे यहाँ पे लोग बसना शुरू करेंगे, टेंशन किस चीज़ में आएंगे, या तो हम शॉर्ट टर्म फूड प्रोडक्शन करें, जल्दी जल्दी फूड प्रोड्यूस करें और लोगों को प्रोवाइड करें, या फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जो लॉन्ग टर्म हो, जो नेचुरल कैपिटल को बचाए, नेचर को बचाए, ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ फूड, यहाँ पे 2 ही चीजें यहाँ पे पहले दिया हुआ था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो ये देखो, इंकरेजिंग अफ्रीका इज एस्टिमेटेड टू बी होम ऑफ 60% ऑफ वर्ल्ड्स एरेबल लैंड, ठीक है, ये वाला हमने कर लिया था। यहाँ पे आते हैं, सस्टेनेबली फीडिंग अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोड्यूसिंग मोर फूड, इट इज अबाउट प्रोड्यूसिंग इट डिफरेंटली और बेटर। देखो ये वाला यहाँ पे मिल गया हमें, सस्टेनेबली फीडिंग अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यहाँ देखिए जो यहाँ पे दिया था कि एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको कैसे सस्टेनेबली फीड करे ताकि नेचर भी कंजर्व रहे, फूड भी प्रोड्यूस होता है। वो सिर्फ इस बारे में नहीं है कि फूड प्रोड्यूस करते जाओ, उसे इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि वो बेटर भी हो और नेचर को भी प्रोवाइड करे, ठीक है। अब यहाँ क्या दिया, सस्टेनेबली फीडिंग अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज सोल फोकस्ड ऑन प्रोड्यूसिंग मोर फूड टू फीड अ लार्जर पॉपुलेशन। यहाँ लिखा है कि जो सस्टेनेबल फीडिंग है ना, उसका मतलब होता है कि सोनली पॉपुलेशन को फीड करते रहो, चाहे प्रोडक्शन कैसे भी हो। यहाँ लिखा है प्रोडक्शन अच्छे तरीके से करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारा आंसर 1 और 3 हो गया कि दीज 2 कैन नॉट बी इन्फर्ड, ठीक है। ये क्यों हमने टिक किया, ये बिना पढ़े मैंने कैसे टिक किया कि मुझे पता है कि 2 तो करेक्ट है, तो 2 वाले सारे ऑप्शन हट गए, ये और ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पूछा गया करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये दोनों हट गए। अब ये ऑल ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 करेक्ट है, और इन दोनों ऑप्शन में 3 है, यानी कि 3 तो गलत है ही है, 1 लिखना है हमें। मेरा सॉल्व हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आऊँ मैं, इन अफ्रीकन इकोनॉमी द इंक्रीज, ठीक है, ये वाला इम्पोर्ट ये आगे आएगा तो देखेंगे, ठीक है। एट वर्ल्ड वाइड लाइफ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड नेचर ऑफ नेचर, वी आर calling for a reimagining of Africa's food future. Instead of conflict between agriculture and conservation, we need a food system that has people and nature as its center, ठीक है। Health and nutritious diet for all is one of the most pressing challenges Africa is facing. सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहा है कि लोगों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट देनी है और सबका पेट भी भरना है, तो दोनों साथ में कैसे चलेगा। करेंटली अफ्रीका इज नॉट अ नेट फूड इम्पोर्टर, ब्रिंगिंग 10 to 15 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोर देन दोज एक्सपोर्टेड। मतलब कि इतना ये इम्पोर्ट करता है जितना ये एक्सपोर्ट भी नहीं करता है, बट एवरी 1 बिलियन स्पेंट ऑन फूड इम्पोर्ट इज इक्विवेलेंट टू एनुअल इनकम ऑफ दिस मच फार्मिंग हाउस होल्ड रिप्रेजेंटिंग दिस मेनी फार्म जॉब्स एंड 2 लाख फार्म जॉब्स। कि ये जो इतना स्पेंड करते हैं उसमें से इतना फ़ायदा होता है। द इंक्रीजिंग रेजिलियंस ऑन फूड इम्पोर्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रूरल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फूड इनसिक्योरिटी विथ 1 to 5 पीपल रिमेनिंग हंग्री इन अफ्रीका। देखो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जैसे जैसे रेजिलियंस इंक्रीज हो रहा है फूड इम्पोर्ट का, तो क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। पहला फ़ायदा है कि फूड इम्पोर्ट इज रूरल पॉवर्टी, ये रहा रूरल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं दिया हुआ है, फूड इनसिक्योरिटी, हाँ, तो सिर्फ 1 और 2, ठीक है, 3 नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका इन द अबव पैराग्राफ। नेचुरल कैपिटल अप टू 70% ऑफ द वेल्थ इज, देखो ये यहीं पे कहीं दिया हुआ था, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे है नेचुरल कैपिटल 50%, यहाँ 70% बोला गया है, 1 गलत हो गया। जहाँ जहाँ 1 है वो वाले ऑप्शन मेरे लिए एलिमिनेट हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता। तो क्या बचा 3, 2 या फिर दोनों 2 और 3, ठीक है। अफ्रीका इज नेट फूड एक्सपोर्टर इज 10 to 15 बिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मोर देन दोज एक्सपोर्टेड। यहाँ पे था 10 to 15 बिलियन, ठीक है, ये रहा। अफ्रीका इज अ नेट फूड इम्पोर्टर ब्रिंगिंग 10 to 15 मिलियन वर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मोर देन दोज एक्सपोर्टेड। यहाँ क्या दिया, अफ्रीका इज अ नेट फूड एक्सपोर्टर दैट ब्रिंग्स 10 to 15 मिलियन वर्थ ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मोर देन दोज एक्सपोर्टेड। यहाँ दिया है कि अफ्रीका इज अ नेट फूड इम्पोर्टर, यहाँ लिखा है फूड एक्सपोर्टर, ये भी गलत हो गया। सिर्फ कौन सा होगा, या तो ओनली 3 हो सकता है या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। लैंडस्केप अप्रोचेस आर द ओनली वे टू सक्सेसफुली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रिजर्विंग एंड मिटिगेटिंग नेचर। इसके बारे में नीचे देखते हैं ये है कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट इज ऑल 1, ये हो गया था, ठीक है। बट सिंपली एक्सपैंडिंग और इंटेंसिफाइंग production is not the answer. Already 1/3 of the increased Africa's land is used for agriculture, and the intensifying activity on this land by increasing chemical inputs will degrade soils. क्योंकि ये जो सिंपली फूड एक्सपेंशन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आती है, और अगर हम यहाँ पे केमिकल वगैरह डालेंगे फूड यील्ड्स बढ़ाने के लिए तो सॉइल वगैरह जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए खराब हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ दिया लैंडस्केप अप्रोचेज आर द ओनली वे टू सक्सेसफुली इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाइल प्रिजर्विंग नेचर, ठीक है, अभी तक ये नहीं आया। ब्रिंगिंग न्यू लैंड इन टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वेदर इन रिस्पॉन्स टू एग्रीटेशन और डिजायर
to increase area of underproduction also has its challenges. Agricultural expansion often occurs in land less vulnerable to degradation, quickly threatening productive gains. Okay. Similarly, expansion frequently leads to cross loss of habitat, फ्रेगमेंटेशन, इकोसिस्टम डिस्ट्रक्टिंग मूव। देखो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं मिल रहा है, मैं इसे आगे बढ़ती जाऊंगी, ठीक है। अंडरमाइनिंग लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लैंडस्केप बेस्ड अप्रोचेस इंक्लूडिंग अ शिफ्ट अवे फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन। आपको समझा पाई हूँ। देखो मेरा ना आई थिंक लास्ट में वीडियो कट हो गया था आप लोगों का, ठीक है। ये टाइमर ऑफ हो गया था जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का। बट मैं अगर आपको ओवरऑल समझाऊँ तो देखो ये रहा, मैंने इसको सॉल्व किया था। तो देखो मेरा एक क्वेश्चन जरूर गलत हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे को करना तो यही था, बट मैं आपको समझाते समझाते ये जो हम सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, मैंने आपको चलो सिली मिस्टेक करके भी दिखा दी विद एग्जाम्पल कि कितनी बार हम हड़बड़ी में ना करना क्या होता है, करके क्या जाता है। मुझे पता था 1 and 2 है कि ये दोनों अभी दिए हुए हैं पैसेज में, बट मैंने 1 and 3 कर दिया। तो ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। देखो बाकी सब जो मैंने किए वो एकदम सही थे, जो आप बोल रहे थे कि वो कैब वाले क्वेश्चन है, देखो मैंने इंटरप्रिटेशन से किए, सही हुए। उसके बाद मैंने ये वाला भी सही हुआ। ये जो इंफरेंस वाले हैं वो भी सही हुए। क्यों? क्योंकि मैं पैसेज के साथ साथ, क्योंकि मैंने ये पहले पढ़ लिए थे, तो मुझे पता था कि जहाँ मुझे दिखेगा मुझे याद आ जाएगा, मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, टिक करना है, करेक्ट। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करती थी। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो मुझे मैसेज करके टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आरसी में हेल्प हुई है। अगर हुई है तो मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कर देना, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोज़ चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।